आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। सिंध हुकूमत के महकमों में करप्शन और बद इंतज़ामी के किस्से तो आप सुनते रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कौमी ख़जाने में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा कराने वाले सूबाए सिंध में इंसानी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। सूबाई हुकूमत ने कराची के शहरियों समेत सिंध के अवाम को आवारा कुत्तों के रहम करम पर छोड़ दिया है। कुत्तों के काटने के वाक़यात के बाद वैक्सीन न मिलने पर कई अफराद तड़प कर जाँ बहक हो जाते हैं। ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक सूबाए सिंध में आवारा कुत्तों की तादाद 25 लाख से ज़ायद है, जिसमें से तकरीबन 15 लाख कुत्ते सिर्फ कराची के गली मोहल्लों में मंडलाते नजर आते हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 2020 के दौरान मुल्क में तकरीबन 3 लाख अफराद को आवारा कुत्तों ने काटा, जिनमें से तकरीबन 2 लाख अफराद का ताल्लुक सूबाए सिंध से था। इससे पहले साल 2019 में भी सिंध में 1,98,000 अफराद कुत्तों का शिकार बने। इस साल सूबा पंजाब में इन केसेस की तादाद 19,000 और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 14,000 रिकॉर्ड हुई। गोया सिंध में आवारा कुत्तों की बहुतात और सरगजीदगी के वाक़यात की शरह दीगर सूबों से सैकड़ों फीसद ज़्यादा है। सिंध की इस संगीन सूरत हाल का आला अदलिया ने भी नोटिस लिया। सिंध असम्बली के 2 अरकान की रुकनियत भी मुअत्तल हुई। हालिया दिनों कराची के इलाके कोरंगी में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब बल्दिया के अमले की जानिब से आवारा कुत्तों को ठिकाने लगाने के लिए जहरीली मिठाई रखने में गफलत और लापरवाही हुई और जहरीली मिठाई खाने से एक मजदूर का कमसिन बच्चा फौत हो गया। हुकूमत सिंध ने आवारा कुत्तों को जहर देकर मारने के बजाय जदीद तरीक़ा इलाज के जरिए कुत्तों की अफजाइश रोकने और कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने के लिए 1 अरब रुपए की लागत से सिंध रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम 3.5 साल पहले मंजूर किया था। इस मंसूबे के लिए 50 करोड़ रुपए जारी भी हुए, लेकिन इस मंसूबे पर कोई काम नहीं हो सका। सिंध हुकूमत का यह मंसूबा किस हाल में है, इसका जायजा लिया है हमारे नुमाइंदा खुसूसी इख्तियार खोकर ने अपनी इस रिपोर्ट में। यह हालत है सिंध रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम की और इस पर हम बात करेंगे। इख्तियार खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदा खुसूसी। इख्तियार खोकर साहब, बहुत शुक्रिया। बार बार आप पूछते नजर आए कि क्या हुआ, इस पर पैसे जो मिले थे कहाँ गए, क्या पता चला आपको, क्या बताएंगे हमें, क्या क्या काम होने थे 3.5 साल में, और ये जो पैसे 50 करोड़ रुपए रिलीज हुए थे कहाँ गए ये? जी मसूद साहब, ये जो मंसूबा है, इस मंसूबे के तहत सूबे के अंदर कोई 40 मराकज़ कायम होने थे, जिसमें से 6 मराकज़ कराची में कायम होने थे, बाकी सूबे के तमाम अजला में कायम होने थे। और ये मराकज़ महकमा लाइव स्टॉक जो हुकूमत सिंध का एक अपना महकमा है, उनके जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें कायम होने थे और वहाँ ये इस्टब्लिश होने थे। और उस पर उसके साथ साथ महकमा बल्दियात और महकमा लाइव स्टॉक दोनों के इश्तराक से ये पूरा सारा काम होना था। महकमा बल्दियात के जो अमला था या जो लोग थे, उनकी ज़िम्मेदारी ये थी कि जी वो कुत्तों को पकड़कर इन मराकज़ में लाएंगे, और महकमा लाइव स्टॉक के जो डॉक्टर्स और जो अमला था, उनकी ये ज़िम्मेदारी थी कि उनका जो तौलीदी अमल है उनको न्यूटर करेंगे और उनको वैक्सीनेशन करेंगे। तो अब सूरत हाल ये है कि ये सारा काम होना था और फिर बाद में इन कुत्तों की टैगिंग होनी थी, इनको एक बाकायदे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स लगाना था ताकि जो है ना बाद में मालूम हो सके कि ये कहाँ पर इनकी लोकेशन है और कितने कुत्तों की हो गई है, ये मतलब इन प्रोसेस से गुजर गए और कितने नहीं गुजरे। लेकिन ये सारा काम जो एक पूरा होना था, उनमें से कुछ भी नहीं हो सका। बाकी 50 करोड़ रुपए के जो आपने पूछा, इनमें से 26 करोड़ रुपए जारी हुए थे 2019-20 के दौरान। वो आउटसाइड बजट पैसे जारी हुए थे और पूरा साल गुजर गया, 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। फिर पिछले साल 12 करोड़ जारी हुए, फिर इस साल 12 करोड़ रुपए जारी हुए और अमली तौर पे ये चंद लाख रुपए खर्च हुए हैं। ये जो नया मरकज़ कायम किया है, जिस तरह बताया अफजल ज़ैदी साहब ने, जो नया प्रोजेक्ट डायरेक्टर अभी ये मुकर्रर हुआ है, तो अभी तक जो है ना वो जो 50 करोड़ रुपए में से खर्चा मतलब कुछ नहीं हुआ और ना ही काम हो सका है। अच्छा, जहाँ देखें यही मामला है। इसी तरह की चिपें कचरा कुंडियों और कचरे के डब्बों में भी लगनी थी। इसी तरह के पैसे जो हैं वो बसों के लिए भी मुख्तस थे, तो पैसे भी मुख्तस होते हैं, प्लान्स भी बड़े अच्छे होते हैं, अमल दरामद नहीं होता। इस प्रोग्राम के हवाले से बताएं कि इसमें आखिर मसला क्या है, मंसूबा चला क्यों नहीं? जी मसूद साहब, इस मंसूबे में भी वही मसला है जो सिंध गवर्नमेंट के तमाम मंसूबे में अक्सर होता है। वो मसला ये है कि अब वो देखा ये जा रहा है कि असल काम कैसे हो, जो असल काम हुक्मरान करना चाहते हैं जी। अब इसमें इन्होंने एक ठेका देने की कोशिश की
बिड किया, जिस तरह प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब ने बताया पिछले साल। अच्छा, वो एक जो तंजीम जो NGO काम कर रही है इस पे, वो उन्होंने दिलचस्पी जाहिर की, वो आए और ठेका लेने, लेकिन जब उन्होंने इस ठेके का जायज़ा लिया तो उन्होंने उस पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि ये आपने जो मंसूबा बनाया है उसमें 60 तो गाड़ियाँ हैं, 60 गाड़ियाँ रखी गई हैं खरीदने के लिए, तो एक बड़ी रकम तो उसमें चली जाएगी। और उसके अलावा उन्होंने दीगर जो एस्टिमेट्स लगाए थे, यानी सामान की खरीदारी के, वैक्सीनेशन की खरीदारी के, वो बहुत ज़्यादा थे, ओवर एस्टिमेट थे। तो आपको पता है कि ये सारा ओवर एस्टिमेट क्यों होता है। अच्छा, और दूसरी बात इसमें ये आई है इस वक्त सामने कि महकमा लाइव स्टॉक को इस वक्त महकमा बल्दियात ने आउट कर दिया है। जो काम असल महकमा लाइव स्टॉक को करना है वो तो उनको आउट किया, महकमा बल्दियात अब खुद चला रहा है। जब मैंने पूछा प्रोजेक्ट डायरेक्टर से कि आप किस तरह चलाएंगे, ये तो सारा टेक्निकल काम है, तो उन्होंने कहा कि हम मराकज़ कायम करेंगे और मराकज़ में अमला भर्ती करेंगे, डॉक्टर भर्ती कर देंगे और फिर हम इसको आउटसोर्स करेंगे, थर्ड पार्टी को देंगे, वो थर्ड पार्टी इसको चलाएगी। और तो मैंने कहा PC1 जो मंजूर शुदा PC1 है उसमें तो दोनों महकमे मिलकर उनको चलाना है। तो अब जो है ना पूरा उसको भी डेविएट किया जा रहा है। जो असल मंसूबा जिस तरह मंजूर हुआ है उसके तहत भी इस पर काम नहीं हो रहा है, तो कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। अमल तौर पे ये लग रहा है कि किसी न किसी तरीके से इस मंसूबे से भी हुक्मरान की मर्जी का कोई रास्ता निकल आए। वही रिवायती तरीक़ाकार जो बाकी मंसूबों में हमें देखने को मिलता है। अब सूबे के आम शहरियों को कुत्तों से बचाने के लिए अदालत के भी अहकामात हैं, तो इन अहकामात पर कितना अमल दरामद हुआ? ये बड़ा अहम सवाल है मसूद साहब। देखें, इस साल मार्च में सक्खर के हाई कोर्ट सक्खर के जस्टिस आफ्ताब गोरट साहब थे, उनका बाकायदा फैसला है रिकॉर्ड पे। उस फैसले में उन्होंने ये कहा है कि सूबे के अंदर फौरी तौर पे कुत्तों को कंट्रोल किया जाए। जब तक हुकूमत का ये मंसूबा अमल इस पर नहीं होता तब तक कुत्तों को मारने का, कुत्ता मार मुहिम का जो सिलसिला है वो तेज़ किया जाए, कम से कम शहरियों को कुत्तों से बचाया जाए। अगर आपका मंसूबा नहीं चल सकता, और ये जो मंसूबा है इस मंसूबे के तहत भी सिर्फ जो है ना 2.5 लाख कुत्ते को न्यूट्रल होना है, उनको ये वैक्सीनेशन होनी है। यानी 25 लाख में से सिर्फ 10% कुत्ते इस मंसूबे के तहत आते हैं। ये मंसूबा अगर अमल भी हो जाए फिर भी वो मसला हल नहीं होगा, क्योंकि 70% जब तक लोग कुत्ते न्यूट्रल नहीं होते, वैक्सीन नहीं होती उनकी, तब तक उन पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और उन्होंने कहा था कि इसको कुत्ता मुहिम तेज़ की जाए, और जिन लोगों को कुत्ता काटता है उनको मुआवजा दिया जाए। उस मुआवजे की शुरुआत रत्ते डरों से, बिलावल साहब के जो हल्के से एक बच्ची थी 5 साल फरहाना, उनसे शुरू किया जाए। जामसोरों से एक 2 साल बच्ची बहुत हो गई थी, उससे शुरू किया जाए। और जो अमला महकमा बल्दियात का इसमें नाकाम होता है, जहाँ भी कुत्ता काटता है लोगों को, उस अमले को, उन अफसरान को मुअत्तल किया जाए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और 500 लोगों को एक महीने में पिछले माह लाड़काना शहर में कुत्तों ने काटा, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके अलावा अदालत को सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि ये जो अफसरान मुकर्रर होते हैं महकमा बल्दियात के, ये सूबाई असेंबली के अराकीन की सिफारिश पर होते हैं। चीफ सेक्रेटरी से कहा गया था कि अगर कोई सूबाई असेंबली का रुकन ऐसी कोई सिफारिश करता है तो उसकी रुकनियत खत्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन को सिफारिश की जाए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका इख्तियार खोकर साहब। रिवायती बदइंतज़ामी और नाअहली की एक और मिसाल। बहरहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करते हैं। सुहाना मौसम है, बर्फ़बारी हो रही है, पाक ज़मीन की वादियाँ इस वक्त सरसब्ज़ व शादाब तो नहीं, सफ़ेद चादर ओढ़े हुए हैं, और शुमाली इलाक़ाजात इस वक्त सयाहों की जन्नत बना हुआ है। मरी हो, मालम जब्बा हो, नारान काकान, सब जगह सयाह भरे हुए हैं। अगर हुकूमत तवज्जो दे तो यहाँ पर अरबों रुपए का कारोबार है। बात करते हैं इस पर एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में विंटर टूरिज्म पूरे जोबन पर है। मरी, गलियात, सवात, कश्मीर, नारान, कागान और गिलगित बल्तिस्तान में मंगल से होने वाली बर्फबारी ने पहाड़ों को सफ़ेद चादर से ढांप दिया है, और हसीन वादियों का ये दिलफरेब नज़ारा देखने के लिए सयाह दूर दूर से शुमाली इलाकों का रुख कर रहे हैं। शदीद बर्फबारी के बायस सर्दी में बेपनाह इजाफा हो चुका है, जिसके साथ ही मुख्तलिफ मकामात पर राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की भी इत्तलात सामने आई है। ताहम शहरी किसी खतरे को खातिर में नहीं ला रहे। अहले खाना और दोस्तों के हमरा शहरियों की बड़ी तादाद मरी, गलियात, सवात, नारान, काकान का रुख कर रही है, और वीकेंड होने की बायस ये तादाद हर लम्हे बढ़ रही है, जिसके बायस सड़कों पर ट्रैफिक जैम है। शहरी घंटों गाड़ियों में फंसे हैं।
हम फैमिली के साथ वादी शुगरान घूमने आए थे और हमने लाइव स्नोफॉल देखी है यहाँ पर। बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत ठंडा है और हमने फैमिली के साथ बहुत एंजॉय किया, डाटा मज़ा आया। यहाँ का मौसम, यहाँ का वेदर बहुत मज़े का है, जिसके लिए हम आए थे। हमें बहुत खुशी है कि हमें यहाँ पे स्नोफॉल भी मिली और बहुत हमें मज़ा आया। कल से लाइव बर्फबारी चल रही है कंटिन्यू, बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो गई है। यहाँ बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत तफरी वाली जगह है। स्नोफॉल देखने इधर आए हैं तो ये मालम जबा के पॉइंट पे हैं और स्नो का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम मरी बड़ी दफ़ा गए हैं लेकिन जो एंजॉय यहाँ पे है वो कहीं पे नहीं है। हम लोग कराची से है अपनी फैमिली के साथ बर्फबारी देखने के लिए और यहाँ कल रात से बर्फबारी हो रही है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला बर्फबारी का मज़ा क्या होता है। गलियात और मरी में सयाहों के रश के बाइस इंतज़ामिया मुश्किल का शिकार है। मलका कोहसार में सयाहों ने डेरे डाल दिए हैं लेकिन उन्हें पार्किंग के मसाइल का भी सामना है। मरी में अब तक 2 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी है। सयाहों की शदीद रश के बाइस गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सयाहों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड सवात की रौनकें भी उरूज पर हैं। मालम जब्बा और कालाम में शहरी मौज मस्ती में मसरूफ़ हैं, जबकि नारान कागान में भी बर्फ़ देखने के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद पहुँच चुकी है। शुमाली इलाका जात इस वक्त सयाहों की जन्नत बन चुकी हैं। सूरत हाल क्या है, सयाहों का रश कैसा है, मुख्तलिफ इलाकों के नुमाइंदों से इस सूरत हाल को जानते हैं। गलियात मुल्क का मारूफ तरीन सियाती मरकज़ बन चुका है, जहाँ पर न सिर्फ मौसम गर्मा के दौरान बल्कि मौसम सरमा के दौरान भी मुल्क के तूलो अरसे सियों की एक गैर मामूली तादाद है। यहाँ के सियाती मराकज़ अयूबिया, नथिया गली, खानसपुर और चांगला गली और जितने भी यहाँ पे तफरीही मराकज़ हैं उनका रुख करती है और यहाँ के खूबसूरत मौसम से जी भरकर महसूस होते हैं। गुज़श्ता 5 दिनों से गलियात में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला शुरू है और इस वक्त तक तकरीबन गलियात की बालाई चोटियों पर 2 से 2.5 फुट तक बर्फबारी हो चुकी है और मुल्क के तूलो अरसे से आने वाले इस गलियात में ताहद निगाह एक सफ़ेद मखमली चादर जो बिछ चुकी है, इसको देखकर खूब महसूस होते हैं। और आज भी अगरचे 1 या 2 जगह पर बर्फानी तोदे गिरने की वजह से मेन रोड बंद हुई है, लेकिन बर वक्त कार्रवाई करते हुए सड़क को उनसे उनके लिए बहाल कर दिया गया है। एक दिन के वक्फा के बाद आज फिर से मलका कोसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने मलका कोसार को सफ़ेद चादर में ढांप कर वादी के हुस्न को 4 चांद लगा दिए हैं। मुल्क भर से सियों की एक बड़ी तादाद मलका कोसार मरी पहुंची हुई है, जो यहाँ के तफरी मराकज़ पर अपने अपने अंदाज में इस खूबसूरत मौसम से जी भर कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। शदीद सर्दी और दीगर मुश्किलात के बावजूद सियाह यहाँ पहुँचने में मसरूफ़ हैं। मरी में इस वक्त सियों के लिए सबसे बड़ा मसला जो है वो कार पार्किंग का है। मरी में कार पार्किंग की गुंजाइश सिर्फ 2000 के करीब है, जबकि सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मरी में 80,000 के करीब गाड़ी जो है वो पहुंच चुकी है। सर्दी के बावजूद और इन तमाम मुश्किलात के बावजूद पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट, पतराटा, बूरपन, वहाँ पे सियों के मेले लगे हुए हैं। जी, मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह ज़िला स्वात के मैदानी इलाकों में गुज़श्ता 4 रोज़ से बारिश का सिलसिला, जो पहाड़ी और बालाई इलाके हैं जिनमें मालम जबा, कालाम, उतरोल, गबीन जबा और म्यादम के इलाके शामिल है, वहाँ पर वक्फे के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जो बालाई और सयाहती मुकामात है जिनमें मालम जबा, उतरोल, कालाम, वहाँ की जो लिंक्स सड़कें हैं और राब्ता सड़कें हैं वो शदीद बर्फबारी की वजह से बंद हो चुकी है। मकामी लोगों को आम दुरफ में शदीद मुश्किलात का सामना है, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया ने वहाँ की जो सड़कें हैं उसकी बहाली के लिए मशीनरी पहुँचा दी है और उसकी जो लिंक सड़क है उसकी बहाली के लिए इक़दामात जारी है। इसके अलावा जो सयाहों की एक बड़ी तादाद जो है इस वक्त मालम जबा और कालाम की जो सयाहती मुकामात है वहाँ पर कुदरती बर्फबारी सी जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मौजूद है और उन कुदरती मनाज़िर से जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, अगर बालाकोट के मौसम की बात की जाए तो बालाकोट में इस वक्त बारिश, जबकि पहाड़ों पर जो बर्फबारी का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। शुगरान में इस वक्त 2 फीट, सिरीपाया में 2.5 फीट, जबकि नारान में जो है वो 4 फीट जो बर्फ़ है वो रिकॉर्ड की गई है।
बर्फ़बारी को देखने के लिए मुल्क भर से जो वो सैलानियों की आमद का सिलसिला भी जो है वो शुगरान में शुरू हो चुका है। इससे अपनी फैमिलीज़ के हमरा जो है वो यहाँ पे से उन्हें डेरे डाल दिए हैं शुगरान के अंदर। और महकमा NHI की जानब से जो बंद शाहराहें थी उनको खोलने के लिए भी जो वो काम का आगाज़ कर दिया गया है। कागान से पुलोदरा तक जो तकरीबन 80% जो शाहराह नारान का हिस्सा था उसको महकमा NHI की जानब से क्लियर कर दिया गया है। महकमा मौसमियात की जानब से जो है वो आइंदा चंद रोज़ तक पहाड़ों पर बारिश और बर्फ़बारी का जो है वो सिलसिला जारी रहने के जो इम्कानात जो हैं वो ज़ाहिर किए गए हैं। जी, यहाँ वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का, जिसके बाद आप हेडलाइंस देख सकेंगे और प्रोग्राम जारी रहेगा। पाकिस्तान की आला अदलिया ने मुल्क भर में गैर कानूनी और खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन लेने की ठान ली है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रावल डैम के किनारे पाक बहरिया की जानिब से तामीर किए जाने वाले नेवी सेलिंग क्लब को गैर कानूनी करार देते हुए इसे 3 हफ्तों में गिराने और साबिक नेवल चीफ एडमिरल रिटायर्ड ज़फ़र महमूद अब्बासी समेत मुलव्विस अफसरान के खिलाफ मिसकंडक्ट और ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में बेंच ने पाक बहरिया के ज़ेर इंतज़ाम शुरू किए गए हाउसिंग प्रोजेक्ट और क्लब के मंसूबों के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर कल महफूज किया गया फैसला जारी कर दिया। समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि नेवी का इख्तियार नहीं कि रियल इस्टेट मंसूबे बनाए, रियल इस्टेट बिजनेस के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने ऑब्जर्वेशन दी कि पाक फौज का अहम स्टेटस है जिसका मैंडेट आइन में बताया गया है। उनका कहना था कि साबिक नेवल चीफ ने गैर कानूनी तामीरात का इफ्तिताह करके अपने हलफ और आइन की खिलाफ वर्जी की। अदालत ने नेवल फार्म्स की तामीर के लिए जारी किए गए इजाजतनामे को भी गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि CDA को ये NOC जारी करने का इख्तियार नहीं था। अदालत ने ऑडिटर जनरल को नेवल फार्म्स का ऑडिट करके कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत भी की है। ये मामला जुलाई 2020 से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था। दरख्वास्त गुजार खातून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इस्लामाबाद नेशनल पार्क में तामीर गैर कानूनी है, तामीरात गैर कानूनी है यहाँ पर, क्योंकि इससे कुदरती माहौल मुतासिर हो रहा है। दरख्वास्त गुजार ने कहा था कि रावल डैम से रावलपिंडी शहर को पानी तरसील किया जाता है, इसलिए रावल डैम के किनारे सेलिंग क्लब से माहौलियाती आलूदगी फैलेगी। इब्तदाई तौर पर नेवल हुक्काम ने तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ अपनाया था कि 1991 में हुकूमत पाकिस्तान ने ये जगह सेलिंग की प्रैक्टिस के लिए पाकिस्तान नेवी को मुख्तस की थी, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए थे कि मुल्क के लिए फ़ौज की कुर्बानियों से किसी को इनकार नहीं, लेकिन ऐसे गैर कानूनी काम करके मुल्क के लिए जान देने वाले शहदा की रूहों को तकलीफ पहुँचाई जा रही है। इस तमाम मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे जनाब आमिर सईद अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर साहब। आमिर साहब, पहले तो ये बताइए, जैसे कि हमने ही बताया कि ये मामला 2020 से अदालत में ज़ेर समाअत था, खातून एक इसकी दरख्वास्त गुजार थी, इस मामले का पस मंज़र क्या है? जी मसूद साहब, ये पाकिस्तान नेवी के 2 प्रोजेक्ट्स थे जो उन्होंने स्टार्ट किए और उनके ऊपर ये दरख्वास्तें दायर की गई थी और आइनी दरख्वास्तें दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पहला उनका जो प्रोजेक्ट था वो नेवल फॉर्म्स का था, जो 12 करोड़ के करीब एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसमें नेवल फॉर्म्स बनाए गए थे। फॉर्म्स की एक पूरी स्कीम थी और उस स्कीम के लिए बाकायदा तौर पर जो ज़मीन थी वो हासिल की पाकिस्तान नेवी ने, और पहले मरहले में वो पाकिस्तान नेवी जो नेवल हेडक्वार्टर्स है उनके नाम पे वो इंतकाल हुई, और इंतकाल होने के बाद बाकायदा तौर पर एक पाकिस्तान नेवी ने वेलफेयर ट्रस्ट बनाया और वो ट्रस्ट उसको देख रहा था, रन कर रहा था। और उसमें जो रिहायशी एक खातून थी उनकी ये इस्तदा थी कि उन्हें जो पाकिस्तान नेवी है उसने नोटिस जारी किया है कि उन्हें जो तामीरात की हैं वो गैर कानूनी हैं और उन्हें हरास किया जा रहा है। उनका ये मौक़िफ़ था कि इस्लामाबाद में जो जितने भी कवानीन हैं उसमें पाकिस्तान नेवी कोई अमल दखल नहीं है, पाकिस्तान नेवी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, बल्कि जो CDA ऑर्डिनेंस है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और दूसरे जो पटिशनर थे वो उसी इलाके में पिंड बेगवाल जो वहाँ पर करीबी कस्बा है वहाँ के रिहायशी थे, और उनका ये मौक़िफ़ था कि उनकी ज़मीन ज़बरदस्ती पाकिस्तान नेवी जो है वो छीन रही है और लिहाजा उनको रोका जाए। लिहाजा ये दोनों दरख्वास्तें जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी कानूनी हैसियत को जानने की कोशिश की तो पता ये चला कि पाकिस्तान नेवी ने ये जो
جو NOC حاصل کیا CDA سے اس میں جتنی بھی پابندیاں تھیں ان کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا گیا، اور پاکستان نیوی کی طرف سے یہ جو ایک ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا اس کی کوئی قانونی اجازت نہیں تھی، کوئی اس کی جو NOC تھا لیکن اس کی جو اس کے افیئرز کو رن کرنے کے لیے کوئی بھی جو یونیفارم پرسنز تھے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی، کوئی اجازت نہیں تھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے۔ اور پھر بعد میں یہ پتہ چلا کہ اسی دوران پاکستان نیوی نے راول جھیل کے کنارے ایک سیلنگ کلب بنا لیا، تو یہ دونوں کیسز کلب ہو گئے۔ یہ جو کلب تھا یہ بھی ایسا ایریا ہے جس میں ہم نیشنل پارک ایریا ہے، وہاں پر یہ جو سیلنگ کلب تھا یہ بنایا گیا، اور اس میں بھی ماحولیاتی تمام جو اسپیکٹس ہیں ان کو کور نہیں کیا گیا، اور غیر قانونی تعمیرات کی گئیں جس کے لیے CDA نے ان کو باقاعدہ نوٹسز جاری کیے، اور یہ غیر قانونی تعمیرات تھی۔ ان دونوں پروجیکٹس کے حوالے سے جب عدالت نے سوالات اٹھائے پاکستان نیوی سے اور ان سے یہ پوچھا کہ وہ کیسے یہ دونوں جو پروجیکٹس ہیں یہ کیسے کر سکتے ہیں، کیسے وہ قوانین کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں، کیسے وہ جو لوگوں کی زمین ہے وہ چھین سکتے ہیں، زبردستی جو زمین ایکوائرنگ ہے، اس کے علاوہ وہاں پر جو اپنے بائی لاز کا استعمال کر کے لوگوں کو ہراس کیسے کر سکتے ہیں، نوٹسز جاری کر سکتے ہیں کیسے، یہ تمام سوالات تھے۔ ان کے جوابات کے لیے جب نیول حکام عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے جب عدالت کو بتایا کہ ہم نے اس کی باقاعدہ طور پر جو نیول کا جو فارمز کا پروجیکٹ ہے اس کا، انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی پروفیٹیبل بزنس نہیں ہے اور یہ ہم نے ویلفیئر کے لیے شروع کیا تھا، لہٰذا اس میں کوئی قانونی بار نہیں ہے۔ لیکن عدالت نے یہ کہا کہ یہ کیسے یونیفارم پرسنز جو ہے وہ لیٹر ہیڈ استعمال کرتے ہیں نیوی کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ عامر سعید عباسی صاحب، یہاں پاک نیوی نے جو موقف اختیار کیا اس نے کہا کہ 1991 میں حکومت نے یہ جگہ سیلنگ پریکٹس کے لیے مختص کی تھی، اور اس جواب کو انہوں نے اپنی پلی بنایا، لیکن عدالت میں اس کو قبول نہیں کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی مسعود صاحب، اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ یہ سیلنگ کلب سپورٹس ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہیں۔ عدالت نے کہا کہ ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں کہ سپورٹس ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے اور اس کی باقاعدہ اجازت بھی ہوگی، لیکن کہ زمین کی الاٹمنٹ نہیں تھی، کوئی پرمیشن نہیں تھی، کیونکہ پرائم منسٹر کا محض ایک اجازت دے دینا زبانی یا ایک لیٹر کے اوپر کوئی ملکیت کا حق نہیں دے دیتا کسی بھی زمین کے اوپر، کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ CDA موجود ہے، جو اتھارٹی ہے وہ ملکیت اور وہ ڈٹرمائن کرے گی کہ آپ کے پاس الاٹمنٹ ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اس زمین کے اوپر جو کنسٹرکشن ہے اس کی بھی آپ نے باقاعدہ اجازت لینی تھی، اس کی انوائرمنٹل اسٹڈی ہونی تھی، کیونکہ یہ جو راول جھیل ہے یہ کوئی عام سی جھیل نہیں ہے بلکہ یہ انتہائی پروٹیکٹڈ ایریا میں ہے۔ اس کا جو پانی ہے وہ راول پنڈی میں استعمال ہوتا ہے پینے کے لیے، بہت یہاں پر حساس، یہاں پہ کیونکہ جو برڈز آتے ہیں، جو مختلف قسم کی یہاں پر جو انوائرمنٹل تباہی ہو سکتی ہے اگر یہاں پر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ ان تمام ایسپیکٹس کو عدالت نے جب چیک کیا تو تمام قوانین کی خلاف ورزی کی گئی، تمام جو اجازت تھی وہ نہیں تھی، اور CDA بار بار نوٹسز کرتا رہا۔ عدالت نے یہ بھی آبزرو کیا کہ جو اتھارٹیز ہیں وہ صرف نوٹس کر کے اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہو سکتی، کہ جب تعمیرات ہو رہی ہیں، غیر قانونی بلڈنگز بن رہی ہیں تو اس محض ایک نوٹس جاری کر دینا یہ ایلیٹ کیپچر ہے۔ عدالت نے یہ کہا کہ یہ صرف با اثر لوگوں کو جو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ایک کوشش ہے، نہ کہ عام آدمی کے خلاف کارروائی کرنا ہو تو ادارے چڑھ دوڑتے ہیں، کارروائیاں کرتے ہیں۔ عباسی صاحب، لیکن اس تمام کارروائی میں یہ بھی ہم نے دیکھا کہ CDA نے جو NOC جاری کیا پاک نیوی کے لیے، اس میں اس کے لیے عدالت میں ریمارکس دیے گئے کہ یہ اختیار ہی نہیں تھا، یہ غلط NOC جاری کیا گیا، لیکن CDA کے خلاف کسی کارروائی کا ذکر ہمیں یہاں نہیں مل رہا۔ آپ اس کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں ہمیں؟ نہیں، اس حوالے سے جب عدالت نے یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ جب پاس کی اور 45 صفحات پر مشتمل یہ ججمنٹ ہے، اس میں 23 ڈائریکشنز دیے ہیں عدالت نے، اور اس میں عدالت نے جو تمام ذمہ داران ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دیا ہے، اور سیکرٹری انٹیریئر کو جو بالخصوص کیونکہ CDA جو ہے وہ براہ راست جو ہے وزارت داخلہ کے ماتحت آتا ہے، تو سیکرٹری انٹیریئر کو بھی جو وزارت داخلہ ہے ان کو بھی کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے ان تمام لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ غیر قانونی تعمیرات کروائیں، جس میں غفلت کی اور غیر قانونی NOC جاری کیا، قواعد کی خلاف ورزی کی گئی، ان کے خلاف کارروائی کا بھی حکم ہے۔ اس کے علاوہ نیول حکام ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ باقاعدہ آڈٹ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے آڈیٹر جنرل کو۔ اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو یہ تعمیرات ہیں غیر قانونی وہ مسمار کر دی جائیں اور فوری طور پر ان کا قبضہ لے کر وہاں پر آپریشن کیا جائے اور 3 ہفتوں میں رپورٹ جمع کروائی جائے۔ تو 23 مختلف ہدایات ہیں جو عدالت نے اس تحریری فیصلے میں ساتھ میں جاری کی ہیں، اور تمام جو متعلقہ ادارے ہیں جس میں موسمیاتی تبدیلی ہے، وزارت داخلہ ہے، اس کے علاوہ نیول حکام ہیں،
ان تمام کے خلاف ایکشن کی حکم دیا گیا، اور ساتھ میں یہ کہا گیا کہ جو پورا معاملہ ہے یہ وزیر اعظم اور کابینہ کے سامنے بھی رکھا جائے. سو عدالت نے کسی بھی موقع کے اوپر جو تمام ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ایکشن کا حکم دیا ہے اور یہ معاملہ وزیر اعظم کے سامنے رکھنے کا بھی حکم دیا ہے. لہٰذا اب اس میں جتنے بھی لوگ ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا، کیونکہ یہ جو تفصیلی فیصلہ ہے یہ 45 صفحات پر مشتمل ہے اور عدالت نے اس میں تمام جو ایسپیکٹس ہیں ان کو کور کیا ہے اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے، خواہ وہ CDA حکام ہوں، وہ نیول حکام ہوں یا جو ذمہ داران ادارے تھے ان کے خلاف، سب کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا ہے. اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے اس میں غفلت اور لاپرواہی اور اس کے علاوہ فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کیا ان تمام کے خلاف کارروائی ہو. ساتھ میں عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو درخواست گزار ہیں ان کے خلاف کوئی ہریسمنٹ نہ ہو. ڈپٹی کمشنر کو یہ کہا گیا کہ وہ رابطہ کریں، جن کی زمینیں چھینی جا رہی تھی، جو زبردستی خریدی جا رہی تھی، ایکوائر کی جا رہی تھی، ان کے بھی جو گریوینسز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا حکم دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور 23 ہدایات دی ہیں جس میں تمام جو اتھارٹیز ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایکشن لیں. ٹھیک. اچھا، ابھی اس میں اور بھی کئی مراحل آ سکتے ہیں جن کو اس میں کہا گیا ہے کہ ایکشن لیا جائے، جن شخصیات کے خلاف یا جن لوگوں کو اس میں ملوث قرار دیا گیا ہے وہ انٹرا کورٹ اپیل میں بھی جا سکتے ہیں، وہ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. تو ابھی کئی آپشنز اور کئی مراحل موجود ہیں. بالکل، تمام جو فریقین ہیں ان کو یہ حق ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں. اس حوالے سے کیونکہ سنگل بینچ کا یہ آرڈر ہے اور اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل بھی دائر کی جا سکتی ہے اور سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں تمام جو فریقین ہیں وہ ان کا یہ موقف ہے کہ ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ نہ کی جائے اور وہ اپیل میں جائیں گے. لیکن اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ اس سے پہلے بھی اس طرح کی ججمنٹس پاس کرتی رہی ہے اور اس میں بہت سی ججمنٹس ایسی ہیں جس میں ایسے آبزرویشنز دی گئی ہیں اور ایسے حقائق سامنے آئے ہیں، منظر عام پر آئے ہیں جن کو بعد ازاں سپریم کورٹ نے بھی اپ ہیلڈ کیا ہے اور سپریم کورٹ نے بھی اسے درست تسلیم کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو بنی گالا کیس ہے، جو E11 کیس ہے، اس کے علاوہ F14-15 کیس ہے، ان تمام کیسز میں سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ، ان کی جو ججمنٹس ہیں ان کو اپ ہیلڈ کیا ہے اور اس سے اتفاق کیا ہے اور اس میں جو اپیلیں ہیں وہ خارج ہوتی رہی ہیں. لہٰذا اب اس کیس میں بھی تمام جو فریقین ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپیلیں دائر کریں گے اور معاملہ بالآخر سپریم کورٹ تک جائے گا. لیکن اس میں جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ تمام عدالت نے اپنی اس تحریری حکم نامے میں ان کو ریپروڈیوس کیا ہے، تحریر کیا ہے اور تمام ذمہ داران کی نشاندہی کی ہے. اب معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ تک جا سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تفصیلی دلائل سننے کے بعد اور تمام فریقین کے دلائل سننے کے بعد اور تمام جو ریکارڈ تھا اس کا جائزہ لینے کے بعد یہ حکم جاری کیا ہے جو ایک ڈیٹیل ججمنٹ ہے 45 صفحات پر مشتمل. بہت بہت شکریہ آپ کا عامر سعید عباسی. اپنی گفتگو سنی. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کل چیئرمین نیب غیر حاضر رہے، وہ پیش نہیں ہوئے اور نیب کی طرف سے جو موقف اختیار کیا گیا کہ وزیر اعظم کی اجازت سے چیئرمین نیب جو ہیں پیش نہیں ہوں گے کسی کمیٹی کے سامنے، اس معاملے نے ایک نئی قانونی بحث کو چھیڑ دیا ہے. تفصیل سے اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کل چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی غیر حاضری اور ان کو وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے PAC میں شرکت سے روکنے سے متعلق نیب کے خط سے ایک نئی قانونی بحث چھڑ گئی ہے. کل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین رانا تنویر حسین کی زیر صدارت ان کیمرہ اجلاس میں چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال پیش نہ ہوئے، بلکہ نیب کی جانب سے ایک لیٹر آیا جس میں نیب نے وزیر اعظم عمران خان کا حوالہ دے کر سیکرٹری اسمبلی کو خط لکھا کہ وزیر اعظم نے چیئرمین نیب کی جگہ DG نیب کو بریفنگ دینے کی منظوری دی ہے اور کہا ہے کہ چیئرمین نیب کسی بھی قائمہ کمیٹی کے سامنے بطور پرنسپل اکاؤنٹ آفیسر پیش نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی جگہ DG نیب تمام کمیٹیوں میں نمائندگی کیا کریں گے. دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت یہ وضاحت کرنے سے قاصر ہے کہ کیا چیئرمین نیب کو PAC یا پارلیمنٹ کی دیگر کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت سے روکنا وزیر اعظم عمران خان کے دائرہ اختیار میں ہے یا نہیں، اور کیا چیئرمین نیب نے از خود حاضری سے استثنا لے کر اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. کل ہمارے پروگرام میں وزیر اعظم کے مشیر پارلیمانی امور جناب ڈاکٹر بابر اعوان نے بتایا کہ نیب نے اپنے رولز میں ترمیم کی ہے جس کے تحت نیب کے پرنسپل اکاؤنٹ آفیسر کی ذمہ داریاں چیئرمین نیب کے بجائے ڈائریکٹرز کو تفویض کر دی گئی ہیں. بابر اعوان کا کہنا تھا کہ ممکن ہے ترمیم شدہ رولز کی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ نے منظوری دی ہوگی، وزیر اعظم کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی خاص خط نہیں بھیجا گیا ہوگا. آٹونومس باڈی ہے نیب، ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. یا نیب نے یا لا منسٹری نے کوئی سمری بھیجی ہوگی جس کو اپروو کیا گیا.
रूल्स ये हैं, इनके मुताबिक कोई प्रपोजल अगर जाए तो पीएम ऑफिस उसको अप्रूव करेगा। उन्होंने अपने जो नैब है उन्होंने अपने रूल्स अमेंड किए हैं। पहले चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर चेयरमैन नैब था, अब उसकी जगह डीजी हो गया है। तो जाहिर है नीचे से कोई प्रपोजल किया है जिसको पीएम ऑफिस ने अप्रूव किया होगा। इस तमाम मामले का पस मंजर यह है कि 2 माह कबल वजारत खजाना के हुक्काम ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को बताया था कि नैब ने अपने क़याम से अब तक 821 अरब रुपए की रकम बरामद की है, लेकिन वजारत खजाना में सिर्फ 6 अरब 50 करोड़ रुपए ही जमा कराए गए। बाकी रकम कहाँ गई मालूम नहीं, जिस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिकवरी और वसूलियों की जांच पड़ताल के लिए कल चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल को तलब किया गया था। इस तमाम मामले पर हम बात करेंगे जनाब शाह खावर, साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब। शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कल चेयरमैन नैब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश होना था, उन्होंने ये तारीख खुद दी थी, लेकिन वो कल पेश नहीं हुए और नैब की तरफ से एक लेटर भेजा गया जिसमें कहा गया कि वज़ीर आज़म को उसमें हवाला दिया गया और ख़त लिखा गया सेक्रेटरी असेंबली को और बताया गया कि वज़ीर आज़म ने इस बात की मंजूरी दी है कि चेयरमैन नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या किसी भी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, बल्कि जो डायरेक्टर जनरल नैब हैं वो उनकी जगह पेश होंगे। सवाल ये है कि क्या वज़ीर आज़म को कानून ये इख्तियार देता है कि वज़ीर आज़म ऐसा फैसला करें? देखिए, बात ये है कि आइन और कानून में सब इदारों की जो है अपनी अपनी हदूद और क़यूद मुतय्यन है। जहाँ तक नैब का इदारे का ताल्लुक है, नैब का इदारा जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। वो एक ऐसा प्रोसिक्यूटिंग और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो कि मेगा करप्शंस के केसेस को और उनकी इन्वेस्टिगेशंस को देखती है। तो उसूली तौर के ऊपर तो उनका किसी भी हुकूमती इदारे या हुकूमती शख्सियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि चेयरमैन नैब या उनका जो इदारा है नेशनल अकाउंटेबिलिटी, वो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस कोई भी हो, चाहे वो मौजूदा हो या रहा हो, और उन होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस पे सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, वज़राए आला, वफाकी वज़रा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, स्पीकर, साबका, मौजूदा, ये सारे जो हैं होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस हैं। और किसी को भी जो है वो करप्शन का जिस पे इल्जाम हो या एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का हो या मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का हो, तो वो नैब की जुरिस्डिक्शन में आता है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये होना नहीं चाहिए ऐसा कि चेयरमैन नैब जो है वो कहीं पे उनको बुलाया जाए या कोई आईनी इदारा उनको बुला रहा है तो वो ये कहकर वहां ना जाए कि मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा। तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि चेयरमैन नैब जो है वो बाउंड नहीं है किसी की इंस्ट्रक्शंस लेने के, और न ही वज़ीर आज़म समेत कोई भी इदारा जो है वो बिल्कुल इस चीज का मैं नहीं समझता कि उनके पास कोई कानूनी इख्तियार है कि किसी को वो रोकें कि आपने किस मीटिंग में जाना है, किसी पार्लियामेंट की कमेटी में जाना है या किसी ने तलब किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सारी जो है ये एक गैर मुनासिब बात है। तो आप फरमा ये रहे हैं कि कानून में वज़ीर आज़म के पास ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो चेयरमैन नैब को किसी भी कमेटी के सामने पेश होने से रोकें या उनको जाने का कहें, ऐसा कोई इख्तियार वज़ीर आज़म के पास कानून में नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। देखें, एक चीज मैं आपको बड़ा वाज़ेह कर दूं कि जो पार्लियामेंट है ये एक रियासती इदारा है और ये कॉन्स्टिट्यूशन की क्रिएशन है, और पार्लियामेंट की जो है वो सुप्रीमेसी उसको तो बिल्कुल माना जाता है और माना जाना चाहिए कि ये किसी की कोई अना का मसला नहीं है। और ये भी नहीं है कि आपको ये भी नहीं देखना कि वो जो कमेटी है उसमें कौन लोग बैठे हैं, वो एक आइन के तहत बनाई गई कमेटी है जिसको पार्लियामेंट ने, स्पीकर ने जो है वो नॉमिनेट किया हुआ है उनके मेंबरान्स को, उनके चेयरमैन को, और उनका एक अपना मैंडेट है जो कि रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो उसको मैं नहीं समझता कि उसको डिनाई करना चाहिए। हमारा मुल्क जो है वो जमहूरी मुल्क है जिसमें पार्लिमानी जमहूरियत है, और पार्लिमानी जमहूरियत में जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं या जो पार्लिमानी कमेटियां होती हैं उनका एक बड़ा अहम और कलीदी रोल होता है। तो मैं नहीं समझता कि उनकी कार्रवाई को जो है वो हैम्पर करना चाहिए। तो कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुशीर पार्लिमानी उमूर जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब पेश हुए थे, आए थे यहाँ पर, उन्होंने शिरकत की थी और उन्होंने बताया कि नैब ने अपने रूल्स में दरअसल तरमीम की है और इसके
इन तरमीम के तहत जो प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर की जिम्मेदारी है वो चेयरमैन नैब के बजाय डीजीज को तफवीज़ कर दी गई है। बाबर अवान साहब का ये भी कहना था कि ये तरमीम की होगी अपने रूल्स में और इसको वज़ीर आज़म के पास भेजा होगा या वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट भेजा होगा और वहाँ से इसकी मंजूरी दी गई होगी। देखिए बात सुने, बात यह है कि नैब के रूल्स का जो है वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी कानून या कोई भी रूल्स बनते हैं वो सदर मुमलिकत के नाम पे बनते हैं, तो मैं नहीं समझता। देखिए दूसरी चीज ये है कि अगर उसमें ये तोजी दी जाए कि जो चेयरमैन नैब हैं वो ड्राइंग एंड डिस्बर्समेंट ऑफिसर नहीं रहे और नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने वो किसी डायरेक्टर जनरल को तफवीज कर दिया, ये भी जो है मैं नहीं समझता कि उनको एब्जॉर्ब करता है कि अगर कोई स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की उनको बुलाया और वो भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और वो ये कहकर वहां ना जाए कि क्योंकि मैं पब्लिक जो है ड्राइंग एंड डिस्बर्समेंट ऑफिसर नहीं हूं। तो देखिए जो कमेटीज होती हैं पार्लियामेंट की, चाहे वो आम कमेटीज हो, स्टैंडिंग कमेटीज हो या वो पीएससी हो, उसमें वज़रा भी जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बुलाएं तो वो उनको भी जाना पड़ता है। तो जो वज़रा होते हैं, वफाकी वज़रा या वज़ीर मुमलिकत, वो भी ड्राइंग एंड डिस्बर्समेंट ऑफिसर्स नहीं होते। वो जो उनका जो मिनिस्ट्री है, उनका जो फेडरल सेक्रेटरी है, वो डीटीओ होता है। लेकिन कमेटीज जो है वो किसी को भी तलब कर सकती हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी वैलिड रीजन है। अच्छा, अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक बार फिर ये फैसला किया है कि वो चेयरमैन नैब को तलब करेंगे कमेटी में। अगर चेयरमैन नैब नहीं जाते तो कमेटी के पास क्या इख्तियारात हैं? देखिए मैं आपको जैसे बताया कि ये जो नेशनल असेंबली के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं या सेनेट के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, उनके तहत स्पीकर या जो चेयरमैन सेनेट होते हैं वो कंसेंसस से कमेटीज बनाते हैं, और अगर कमेटी में अगर कोई नहीं आता तो वो इसकी रिपोर्ट स्पीकर को कर सकते हैं और स्पीकर उसके खिलाफ रूलिंग दे सकता है। और वो जो एक प्रिविलेज मोशन होती है वो भी उस शख्सियत के खिलाफ जो है वो मूव कर सकते हैं स्पीकर को कि उन्होंने जो है वो कमेटी और उसके जो बुलाने पर जो है वो वहां पे पेश नहीं हुए, जो कि उसूली तौर पर उनको कानूनी तौर पर पेश होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब शाखावर साहब। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे पाक चीन ताल्लुकात में एक नई गर्मजोशी नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म अगले माह चीन का दौरा कर रहे हैं, 3 साल में उनका ये तीसरा दौरा होगा। सी पैक पाकिस्तान के लिए मेक एंड ब्रेक का मामला है, क्या इसमें पेशरफ्त है, किस रफ्तार से ये मंसूबे चल रहे हैं, इसका जायजा लेंगे एक ब्रेक के बाद। पाक चीन दोस्ती को समंदर से गहरी, हिमालय से ऊंची और शहद से मीठा करार दिया जाता है, लेकिन 65 अरब डॉलर्स की पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे ने इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत कर दिया है। हालिया दिनों पाक चीन ताल्लुकात में नई पेशरफ्त दोनों मुल्कों के माशी मरासिम मज़ीद मुस्तहकम होने की गवाही दे रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान फरवरी के अवाइल में चीन का दौरा करेंगे। ये वज़ीर आज़म इमरान खान का पिछले 3.5 साल में चीन का तीसरा सरकारी दौरा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 रोज़ कबल पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम का इफ्तिताह किया। पिछले साल पाकिस्तान सरमायाकारी बोर्ड और ऑल पाकिस्तान चाइनीज़ इंटरप्राइजेस एसोसिएशन के इश्तराक से पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम बनाया गया था, जिसका मकसद पाकिस्तान में चीनी कंपनियों की सरमायाकारी में इजाफा और बिजनेस टू बिजनेस और सनती ताउन को फ़रोग़ देना है। फोरम में 18 चीनी और 19 पाकिस्तानी कंपनियां शामिल हैं। पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की सनतकारी और बरामदात से मुंसलिक है। उनका कहना था कि सी पैक फेज़ 2 में चीनी सनतों की पाकिस्तान में रीलोकेशन के हवाले से काम हो रहा है और वो चीन के तयशुदा दौरे में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के बारे में बातचीत करेंगे। एक मुल्क की दौलत बन ही सकती, वेल्थ क्रिएशन हो ही नहीं सकती जब तक वो इंडस्ट्रियलाइज ना हो। कैसे एक मुल्क आगे बढ़ सकता है जो एक्सपोर्ट ही नहीं करता? मुल्क तो तब आगे बढ़ेगा जब वो इंडस्ट्रियलाइज करेगा। जो भी मुल्क आगे बढ़े, उन्होंने एक नेशनल प्रायोरिटी बनाई है एक्सपोर्ट्स करने के लिए। हमने पूरी अपनी गवर्नमेंट की अब अलाइनमेंट कर दी है कि हमने इंडस्ट्रियलाइज होना है और एक्सपोर्ट्स बढ़ानी। चाइना के साथ हम ये जो सी पैक फेज 2 है, वो एक तो बिजनेस टू बिजनेस, उसको हमने प्रमोट करना है। चाइनीज इंडस्ट्री जो रिलोकेट होना चाहती है वो थाईलैंड चली जाती है, वियतनाम चली जाती है, उसको कैसे पाकिस्तान ला सकते हैं, उसके ऊपर भी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में पूरा काम कर रहा है और सी पैक अथॉरिटी भी कर रही है। जो एक चीज मैंने और रियलाइज की हम चाइना से सीख सकते हैं, वो उनकी अर्बन प्लानिंग है। ये मेरी अभी चाइना को ट्रिप प्लान हो रही है, अगले हफ्ते टेंटेटिव है, सब्जेक्ट टू कोरोना कोविड-19। तो इंशाल्लाह वो जो ट्रिप होगी तो इसके ऊपर भी हम ये बाकी चीजों के अलावा अर्बन प्लानिंग के ऊपर भी बात करेंगे।
तकरीब से खिताब में पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर नोंगरोंग ने कहा कि जनवरी से नवंबर 2021 के दौरान चीन और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारत 61% इजाफे के बाद 24.7 बिलियन डॉलर रही, जबकि चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी में 11 गुना इजाफा हुआ। The second phase of CPEC focuses on industrial, agriculture, and socio-economic cooperation. Bilateral trade from January to November in 2021 reaches $24.7 billion with an increase of 61% year on year, and the import from Pakistan increases by 78.2% year on year. In addition, direct investment from China to Pakistan surges as well, evidenced by 11 times increase year on year. बिलाशुबा पाकिस्तान और चीन सुख दुख, अमन जंग और मईशत और सियासत के साथी हैं। परसों चीनी सफारतखाने ने ऑल पाकिस्तान चाइनीज़ इंटरप्राइजेज एसोसिएशन के तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 का इजरा किया था। ये तंजीम पाकिस्तान में काम करने वाली 200 चाइनीज़ कंपनियों की नुमाइंदगी करती है। रिपोर्ट की इजरा की तकरीब में CPEC पर वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी खालिद मंसूर खान ने शुरा को बताया कि वज़ीर आज़म ज़ाती तौर पर हर 15 दिन बाद CPEC मंसूबों पर पेश रफ्त पर ब्रीफिंग लेंगे। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म ने CPEC पर गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए वन विंडो ऑपरेशन को यकीनी बनाने के लिए 37 रेगुलेशंस को हटाने का हुक्म दिया है। बिलाशुबा CPEC अवामी राब्तों को बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। ऑल पाकिस्तान चाइनीज़ फ्रेंडशिप एसोसिएशन ने चीन के सफारतखाने के इश्तराक से दोस्ती के क़याम की 70वीं सालगिरह मनाई और CPEC के तहत मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने वालों को ऑनलाइन अवार्ड्स का इनेकाद किया गया। बीजिंग में पाकिस्तानी सफारतखाने में साबिक चीनी सफ़ीर की किताब यू एंड अस के दूसरे हिस्से की तकरीब रुनुमाई का एहतमाम किया गया। कल यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल और चीन की जियांगसी यूनिवर्सिटी के दरमियान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ देने के लिए ताउन के एक मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। इस हफ्ते मीडिया ब्रीफिंग में चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने पूरी दुनिया पर यह वाज़ेह किया कि चीन पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने पर खुश है। डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने परसों अपनी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में CPEC से मुताल्लिक़ एक सवाल पर कहा था कि CPEC पर कामयाबी से भरपूर काम जारी है। CPEC को सबूताज करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। उनका कहना था कि पाक फ़ौज CPEC के तमाम मंसूबों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम कर रही है। बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासर की CPEC और दीगर तरक्याती मंसूबों को सबूताज करने की तमाम मजमून कोशिशें नाकाम हो रही हैं। CPEC और दीगर मंसूबों की सिक्योरिटी को पाक अफवाज बेशबहा कुर्बानियां देकर यकीनी बना रही हैं। हाल ही में आपने जो डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट्स की टीम थी, करोड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा किया, जो कि 93% मुकम्मल हो चुका है और उधर भी CPEC सिक्योरिटी के तहत मुसल्लह अफवाज अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हैं। इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तरक्याती मंसूबे की प्रोग्रेस में खलल नहीं आने दिया गया। इस ज़िम्न में मुल्क के तूलो अर्ज़ में जारी और कई प्रोजेक्ट्स पर भी पेशरफ्त के हवाले से आप को मीडिया को वहाँ पे हम जल्दी विजिट्स करवाएंगे ताकि आप खुद देख सकें कि ये प्रोजेक्ट्स किस तरह से अपनी फ्रूशन की तरफ आ रहे हैं। वज़ीर आज़म के दौरे चीन और CPEC पर पेशरफ्त के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुशाहिद हुसैन सैयद, चेयरमैन पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट और चेयरमैन कायमा कमेटी सेनेट बराए दिफाई उमूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैयद साहब। फरमाइएगा, वज़ीर आज़म का ये तीसरा दौरा है अपने दौरे इक़्तिदार में चीन का, लेकिन चीन की तरफ से कोई भी सरकारी शख्सियत, वहाँ से चीन के वज़ीर ख़ारिजा एक बार पाकिस्तान आई, इसके अलावा और कोई शख्सियत पाकिस्तान नहीं आई मौजूदा दौर में। और फिर अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनख़ला भी हुआ है। इसके बाद वज़ीर आज़म का ये दौरा है चीन का, ये आपके ख़्याल में पाक चीन ताल्लुक़ात के लिए कितना अहम है? मैं समझता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट होगा, क्योंकि एक विजिट नहीं है सिर्फ, ये एक बैनुल-अक़वामी पैगाम है। ये विजिट चाइना का उस वक्त हो रहा है जब चाइना में बीजिंग में ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, जिसमें और लीडर्स भी आएंगे, प्रेसिडेंट पुतिन रशिया के मसलन, और उस वक्त आएंगे जब मगरिब ने ऐलान किया है बॉयकॉट का कि जी हम इसको शिरकत नहीं करेंगे। तो हम उस बॉयकॉट के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हम चीन से यकजहती का इजहार कर रहे हैं। और जहाँ तक चीनी कायदीन का ताल्लुक है, अब 2 साल से चाइना बिल्कुल बंद है, कोई ट्रैवल नहीं हो रहा, कोई बंदा चाइना से बाहर नहीं गया। शी जिनपिंग ने, जो सदर हैं उनके, या ली के चियांग है जो वजीर आज़म है, उन्होंने कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड की। हालांकि ये पिछले महीने थी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, वो अटेंड नहीं की।
انہوں نے اور کوئی کانفرنس اٹینڈ نہیں کی, اور وہ ان کے لیڈرز بڑے کیئرفل ہیں اپنے یہ کووڈ کی وجہ سے, اور رائٹلی سو, کیونکہ یہ تو ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. تو اس کا تعلق کووڈ سے ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ہائی لیول وزٹ سوائے وزیر خارجہ کے, اور ایک اور بھی آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر 2020 میں چین کے وزیر دفاع بھی آئے تھے, اور بڑا امپورٹنٹ وزٹ تھا. تو چائنیز ڈیفنس منسٹر اور چائنیز فارن منسٹر تو ادھر آ چکے ہیں, دونوں بڑے ہائی لیول آفیشلز ہیں, اور اسٹریٹجک بات ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے سے کم جو ہائیسٹ لیول جو سیاسی قیادت میں گفتگو شنید ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, اور خاص طور پہ یہ پہلا وزٹ ہے جب افغانستان میں تبدیلی آئی ہے, امریکی فوج ان کا انخلا ہوا ہے, خطے میں تبدیلی آ رہی ہے, تو یہ ساری چیز ریویو کرنے میں, کوآرڈینیٹ کرنے میں ان کو بڑی مدد ملے گی. تو یہ امپورٹنٹ دورہ ہے جیو پالیٹکس کے حوالے سے بھی, اور پاکستان چین اسٹریٹجک تعلقات کے حوالے سے بھی. اچھا صحیح صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پیر کے روز چائنا بزنس انویسٹمنٹ فورم کا افتتاح کیا تھا. اس کے علاوہ منگل کو چینی سفارت خانے میں آل پاکستان چائنیز انٹرپرائزز ایسوسی ایشن کے تحت ایک تقریب بھی ہوئی تھی, غالباً آپ بھی اس میں شریک تھے. ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ سی پیک کا جو انڈسٹریل زونز ہیں اس میں چینی سرمایہ کاری میں اب اضافہ دیکھنے میں آئے گا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. دو نئی چیزیں ہوئی ہیں. یہ جو پاکستان چائنا بزنس اور انویسٹمنٹ فورم بنا ہے, یہ پہلی انیشیٹو ہے جس میں پرائیویٹ سیکٹر کو لیڈنگ رول دے رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ نئی آرگنائزیشن بنی ہے ایپسیا, 200 چائنیز کمپنیز جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں ان کا ایک ادارہ بن گیا ہے. BOI میں نیا چیف آ گیا ہے, اور سی پیک اتھارٹی کا نیا چیف ہے. یہ تینوں مل کے اب کام کریں گے, یہ نیا بات ہوئی ہے. سو اٹس اے ون ونڈو آپریشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسپیشل اکنامک زونز تھی, ہماری تو تیاری کوئی نہیں تھی. اسپیشل اکنامک زون بنانی ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ نے, اب اس کا نیا چیف آیا ہے اسفر حسن, اب وہ کام شروع ہو رہا ہے. اس میں 5 چیف چینج ہوئے ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے پچھلے 2.5 سالوں میں, 3 سالوں میں. تو اب اس پر پروگریس ہوگی جو آپ بات کر رہے ہیں. جی درست فرمایا آپ نے, جب 5 بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین تبدیل ہوں گے تو کیسے سرمایہ کاری ہوگی, بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. لیکن اب چیئرمین سی پیک خالد منصور صاحب ہوں یا دوسرے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین اسفر احسن صاحب ہوں, ان پر مشتمل ایک ٹیم ہے, نئی ٹیم ہے. آپ کتنی امید رکھتے ہیں اس ٹیم سے کہ سی پیک کی رفتار میں اب ہم اضافہ دیکھیں گے؟ دیکھیں, میں خالد منصور صاحب کو جانتا ہوں پرانا, کیونکہ یہ ہبکو میں تھے, یہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں, اور یہ اس ساری سچویشن کو جانتے ہیں, اور انہوں نے چائنیز کمپنیز کے ساتھ جوائنٹ وینچر بھی کیا ہے. سو جو چینی کمپنیز ہیں, اب 200 چائنیز کمپنیز ہیں, انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے, اسے کہتے ہیں آل پاکستان چائنا انٹرپرائزز ایسوسی ایشن, جس کی میٹنگ بھی ہوئی تھی 2 دن پہلے. چائنیز ایمبیسی میں ایمبیسڈر بھی تھا, اس میں چیئرمین سینٹ چیف گیسٹ تھے, میں بھی تھا, اور اس میں ساری گفتگو جو ہوئی ہے, تو اس میں خالد منصور صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ہر فورن انویسٹر کو اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو 37 مختلف NOC اور اپروول چاہیے ہوتے ہیں. 37 وفاقی حکومت کے, صوبائی حکومت کے. وہ تو کوئی بندہ شریف آدمی آئے گا تو وہ تو بھاگ جائے گا اتنی بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ سے. تو وہ اب ایلیمنیٹ کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ون ونڈو آپریشن ہوگا. یہ بہت خوش آئند بات ہے. دیر آئے درست ہے, خدا کرتے ہم یہاں پہنچے ہیں کہ یہ جو لال فیتا یہ کاٹا جائے گا, بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ. اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کی کہ ہائیسٹ لیول پر یہ ہوگا کہ ہر 15 دن کے بعد سی پیک پروجیکٹس کا ریویو ہوگا. تو اس ریویو سے کیا دشواریاں ہیں, کیا مشکلات ہیں, کیا روڈ بلاکس ہیں, ان کو ریموو کیا جائے گا. تو سی پیک اتھارٹی کا نیا چیف خالد منصور صاحب آئے ہیں, اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے نئے چیف اسفر احسن صاحب آئے ہیں, وہ بھی اچھے کمپیٹنٹ ہیں. 2 پروفیشنل ٹیکنوکریٹس آئے ہیں جن میں جان ہے. اور اب یہ ادارے ہیں جو سی پیک کو آگے لے کے چلیں گے, کیونکہ اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ نے ان کو آگے لے کے چلنا ہے. تو پہلے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے پچھلے 3 سال میں 5 چینج ہوئے ہیں چیئرمین, اسی لیے ڈائریکشن نہیں تھی, لیڈرشپ نہیں تھی. تو اب امید رکھی جا سکتی ہے کہ ود اے نیو ٹیم, نئی جان کے ساتھ اور کوآرڈینیشن کے ساتھ, اور اس میں چائنیز کمپنیز بھی شامل ہیں پہلی دفعہ, تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک نیا ٹروئکا بن گیا ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ, سی پیک اتھارٹی, اور آل پاکستان چائنا انٹرپرائزز ایسوسی ایشن. تو اور اس میں کلیدی کردار کس کا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر کا. تو یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے. اچھا, مگر ایک ایشو یہ بھی ہے نا کہ سی پیک کے تحت جو بجلی کے منصوبے لگے وہ خاصے مہنگے ہیں, بلکہ کہا جاتا ہے کہ انتہائی مہنگے ہیں, اور چین اس پر نظر ثانی کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور شبر زیدی صاحب جو سابق FBR کے چیئرمین ہیں, وہ ہماری پروگرام میں یہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی پاکستانی فرم ان منصوبوں کا آڈٹ بھی نہیں کر سکتی.
آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں بجلی مہنگی ہونے کی وجہ ماضی کے منصوبے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو سی پیک کے پروجیکٹس لگے تھے بجلی کے، ان سے پاکستان کو مجموعی طور پر فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بن گئی کہ بجلی کا بحران تو نہیں رہنا. اگر بجلی نہیں ہوگی تو انڈسٹری نہیں لگے گی، انڈسٹری نہیں لگے گی تو مینوفیکچرنگ نہیں ہوگی، مینوفیکچرنگ نہیں ہوگی تو ایکسپورٹس نہیں ہوں گے. تو وہ ایک بنیاد بن گئی آپ کی اب ترقی کے لیے. اور اب اگر سلو ڈاؤن ہوا ہے انڈسٹری میں اور وہ بجلی استعمال اگر نہیں ہوئی تو وہ بھی ہماری طرف سے ہوا نا کہ ہمارے لوکل ایشوز تھے، ٹیکسیشن کے ایشوز تھے. اور یہ جو ایشو ہے، ریممبر چائنا کے ساتھ جو ہمارا تعلقات ہے اس میں یہ قیمتوں کا ایشو اتنا بڑا نہیں ہے، یہ جیو پالیٹکس اس پر حاوی ہو گیا ہے. چائنا کا جو ہائی لیول ہمارا کانٹیکٹ ہے اور جو ہمارا ایک اسٹریٹجک انگیجمنٹ ہے اس میں یہ ایشو اتنا بڑا نہیں ہے جی، اور یہ ریزالو ہو جائے گا. لیکن ہم اپنا تیاری پوری ٹھیک کریں اور ہم اپنے جو انڈسٹری لگا رہے ہیں، ہم سارا کہہ رہے ہیں انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہے، اس کی بنیاد تو ہم نے رکھ دی ہے. تو جو وہ پاور پلانٹس لگے تھے وہ ٹھیک لگے تھے، اس کے جسٹیفائی خالد منصور صاحب نے بھی کیا کہ اس کی وجہ سے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ لگ گئی ہے کہ اب وہ بجلی کی کمی تو نہیں ہے نا آپ کو. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب مشاہد حسین سید صاحب. گفتگو آپ نے سنی. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.